नमस्कार बच्चों, आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका बछेंद्री पाल जी हैं। लेखिका बछेंद्री पाल ने इस पाठ में अपनी पर्वतारोहण की यात्रा का रोमांचकारी वर्णन किया है। लेखिका का जन्म उत्तराखंड में चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 या 24 मई 1954 को हुआ था। इनके पिता आर्थिक रूप से परेशान थे, वो इनको पढ़ाने में असमर्थ थे, तो इसलिए वो इनको कक्षा 8 तक की ही शिक्षा दिला सके। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इन्होंने सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया और इन्होंने संस्कृत से एमए की, उसके बाद बीएड की उपाधि भी प्राप्त की। तो जब इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के लोगों ने देश में ऐसी साहसी महिलाओं की खोज शुरू की जो पर्वत पर चढ़ना चाहती थी, तो लेखिका ने अपना नाम दर्ज करवा दिया। और जब इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ तो वो प्रशिक्षण माने पर्वत की चोटी पर हुआ। माने पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। तो इस चोटी पर, इस ऊंचाई तक चढ़ने में ये सफल रही। इनकी सफलता को देखकर इनको अभियान में शामिल कर लिया गया और इनकी यात्रा दिल्ली से शुरू हो गई। तो बच्चों, हम एवरेस्ट शिखर, जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया है, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। एवरेस्ट का पहला नाम एक्स और वी, यानी एवरेस्ट शिखर की जो चोटी है, इसको पहले एक्स वी के नाम से जाना जाता था। और कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। लेखिका ने अपनी एवरेस्ट शिखर यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई जहाज से चल दिया। एक सुदृढ़ अग्रिम दल, जिसका नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे, पहले ही प्रस्थान कर गया था। यानी एक दल, एक समूह इनसे पहले ही चला गया था, जिसके नेता प्रेमचंद थे, ताकि वह लेखिका के दल के बेस कैंप पहुंचने से पूर्व दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। और वो क्यों पहुंच गया था? जिससे कि रास्ते में पड़ी हुई जो बर्फ है उसको हटाया जा सके, रास्ता साफ कर सके, लेखिका के लिए मार्ग जो है जाने योग्य बनाया जा सके। लेखिका ने नमचे बाजार से सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा। नमचे बाजार बच्चों, जहां पर ये शेरपा रहते हैं, उस जगह का नाम है, जो कि नेपालियों में सागरमाथा के नाम से विख्यात है। यानी नेपाली लोग इसको सागरमाथा कहते हैं। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का जो सुंदर नजारा यहाँ देखा, उसका वर्णन करती हुई आगे लिखती हैं कि उन्होंने बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा आकाश से फूल की तरह आते हुए देखा। उनको लगा कि जैसे आकाश से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा आ रहा है और उनको वो फूल के समान लग रहा है, जो कि एवरेस्ट की चोटी पर लहराते हुए एक ध्वज के समान लग रहा था। और वो ऐसे लग रहा था जैसे ध्वज, यानी जैसे हमारा झंडा होता है, उस प्रकार से वो बर्फ का टुकड़ा लग रहा था। बर्फ से बना यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता था। यह दृश्य उसे डरा रहा था, फिर भी वह एवरेस्ट देखने की चाह में इन कठिनाइयों का सामना करना चाहती थी। वो कठिनाइयों से डरी नहीं, उन्होंने उनका सामना करना चाहा। जब लेखिका का दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा तो उन्हें हिम के धंसने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। अब बच्चों, आप सोचते होंगे कि शेरपा क्या है। शेरपा नेपाल में रहने वाली एक जाति है और ये जाति कुली का काम करती है। जो लोग पर्वतारोही होते हैं उनका सामान लेकर जाती है, उनके लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाती है, रास्ते साफ करती है। तो जब ये 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो हिम में धंसने, यानी बर्फ में धंसने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का इनको समाचार मिला। इस दुखद समाचार के कारण दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में कभी कभी मृत्यु को भी गले लगाना पड़ता है। तो जब
जब कर्नल खुल्लर थे इस अभियान के नेता, उन्होंने इनको समझाया कि ऐसे अभियान में कभी कभी मृत्यु को गले लगाना पड़ता है, अर्थात मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए अगर आप इस अभियान में शामिल हुए हों। उपनेता प्रेमचंद ने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। उपनेता प्रेमचंद जो कि एक दल के साथ आगे जा रहे थे, तो कैंप 1 जहां पर उनका पहला कैंप लगना था, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर, झाड़ियों के रास्ते को निशान देकर, और जो झाड़ियां थी रास्ते में उसको चिन्हित करके निशान लगाकर वहां पर, तथा सभी मुश्किलों का अनुमान लेकर यह बताया कि आगे ग्लेशियर बर्फ की नदी है तथा हिमपात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात रास्ता तो साफ कर दिया है, आगे बर्फ की नदी भी है जिससे बर्फ पिघल पिघल कर नीचे आती रहती है, तो हिमपात दोबारा से हो सकता है, रास्ता दोबारा साफ करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले जलवायु प्रतिकूल होने के कारण एक रसोई सहायक की मौत हो चुकी थी। बेस कैंप पहुंचने पर उसने एवरेस्ट पर्वत और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। जब बेस कैंप में वो पहुंच गई तो इन्होंने एवरेस्ट पर्वत को और उसके साथ जो छोटी छोटी चोटियां थी उनको देखा। वह एवरेस्ट, ल्होत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती बच्चों, देखती रही। हिमपात का होना अपने आप में एक प्रकार से बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना है, यानी बर्फ के टुकड़ों का किसी भी प्रकार से गिर जाना, छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े, बहुत भारी मात्रा में बर्फ गिर सकती है, उसको हिमपात कहा जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर मेनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों का उपयोग, बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर रस्सियों का बांधना और उनके आगे जाने वाले दल के तकनीकी कार्यों के विषय में पूरी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक का सामान लेकर चढ़ाई करने के लिए, अभ्यास करने के लिए निश्चित हुआ था। लेखिका के साथ रीता गोम्बू भी थी। वे वॉकी टॉकी के द्वारा अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रही थी। बेस कैंप यानी जो सबसे पहले, सबसे नीचे जो कैंप था उसको दे रही थी। कर्नल खुल्लर कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल उन दोनों महिलाओं की सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अंगदौर जी, लोब्सांग और गगन बिस्ता अंततः साउथ कोल पहुंच गए, यानी अंत में, बाद में, और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। तेनजिंग अपनी छोटी पुत्री टेकी के साथ लेखिका के पास अप्रैल में बेस कैंप में आए। उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से वार्तालाप करने को जरूरी समझा। वार्तालाप मतलब बातचीत। लेखिका की बारी आने पर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही नौसिखिया बताया। नौसिखिया कहते हैं बच्चों कि जो कुछ नहीं जानता, यानी लेखिका ने कहा कि मैं पर्वत की यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तेनजिंग ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है। सन 1984 की 15-16 मई को वह ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। लेखिका के तंबू में 100 व्यक्ति तथा लोब्सांग व तसरिंग भी मौजूद थे। कुछ व्यक्ति दूसरे तंबुओं में थे। जब वह गहरी नींद में सो रही थी तब अचानक रात्रि में किसी एक कठोर चीज के टकराने से उसकी नींद खुल गई। वह कठोर चीज क्या थी? वह बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। उस समय उसे लगा कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज उसके शरीर पर से उसे कुचलती हुई चल रही है, जिससे उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए लिखा कि बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालतम पुंज ने नीचे की तरफ आते हुए उनके कैंप को नष्ट कर दिया था। यानी वह जो बर्फ का पिंड था वो उनके कैंप के ऊपर ही गिरा था, लेकिन कोई जान की हानि नहीं हुई, यानी कोई व्यक्ति नहीं मरा। कुछ व्यक्ति घायल हुए पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। उन्हें बड़ी मुश्किल से बर्फ रूपी कब्र से बाहर निकाला गया। किसे? लेखिका को। अगर थोड़ी सी देर भी होती तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। 16 मई को सुबह 8 बजे सभी कैंप 2 पर आ गए थे। एक बेस कैंप, फिर कैंप 1 और कैंप 2। जहां पहुंचकर अभियान के नेता खुल्लर ने टूटी हुई हड्डी वाले शेरपा की प्रशंसा की। प्रशंसा यानी तारीफ, बड़ाई की।
जब खुल्लर ने लेखिका से वापस जाने के विषय में पूछा तो उसने नहीं कह दिया। तो खुल्लर ने पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी, कि अगर तुम्हें आगे का रास्ता कठिन लगता है। तो लेखिका ने मना कर दिया। जब बछेंद्री पाल साउथ कोल कैंप पहुंची तो उसने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसने भोजन, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर एकत्रित किए। लेखिका ने अगले दिन के साथ ही की, जय तथा मीनू बहुत पीछे चल रहे थे क्योंकि उनके पास भारी बोझ था और ऑक्सीजन भी नहीं थी। जो ही जूस व गर्म चाय लेने के लिए बर्फीली हवा में अपने तंबू से बाहर निकली तो ही उसने मीनू को देखा। थोड़ा आगे चलकर उसकी की तथा जय से भी मुलाकात हुई। की ने कहा, तुम्हें इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। तो उसने जवाब दिया कि वह भी एक पर्वतारोही है और उसका कर्तव्य बनता है कि वह भी अपने साथियों की मदद करे। उसके पश्चात वे साउथ कोल कैंप पहुंच गए, जो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाना जाता है। अगले दिन प्रातः उठकर और कुछ बिस्कुट व चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करके वह अपने तंबू से बाहर निकल गई। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे साउथ कोल पर वापस आ जाना था या अपनी कोशिश को छोड़ देना था। अगले दिन प्रातःकाल जब अंगदौर जी और लेखिका साउथ कोल से बाहर निकले तो हवा चलने के कारण बहुत ठंड थी। इसकी परवाह न करते हुए वे दोनों बिना रस्सी के ऊपर की तरफ चढ़ते गए और उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यानी ठंड की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और रस्सी के सहारे ऊपर चल दिए। रस्सी जो बांधी हुई थी वो अग्रिम दल जो था वो बांधते हैं, जिससे कि जो पर्वतारोही हैं उनको कम मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि जो शेरपा कुली होते हैं वो पर्वत की जलवायु के अनुकूल उनका शरीर होता है, तो उनको ज्यादा असर नहीं होता वहां के तापमान का। तो इसकी परवाह न करते हुए वे दोनों बिना रस्सी के ऊपर की तरफ चढ़ते गए और उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। आगे चलकर बर्फ की चट्टानें इतनी कठोर व भुरभुरी थी जैसे कि शीशे की चादरें बिछी हों। फिर दोनों ने मिलकर फावड़े से बर्फ को काटा और उन खतरनाक स्थानों पर एक एक कदम सोच समझकर रखा। लगभग 2 घंटे में ही वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप यानी चोटी वाले कैंप पर। अंगदौर जी ने जो लेखिका के साथ चल रहे थे पीछे मुड़कर उससे पूछा कि क्या वह थक गई है। तो उन्होंने कहा नहीं। यह सुनकर वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए और कहा कि हम इसी चाल से चलते रहे तो हम दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे, यानी एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाएंगे। जब वे दोनों दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो लहाटू उनके पास पहुंच गया। शिखर के नीचे मतलब चोटी के नीचे। लहाटू के द्वारा लाई हुई नायलॉन की रस्सी से अंगदौर जी व लेखिका ने चढ़ाई की। उन दोनों की सहायता करता हुआ लहाटू भी ऊपर चढ़ रहा था। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने से लेखिका को कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। लेखिका को चढ़ाई कुछ मुश्किल लगने लगी थी, तो लेखिका का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उस पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई गई रेगुलेटर से और लेखिका की चढ़ाई आसान हो गई। इससे आगे लेखिका अपनी पर्वत यात्रा का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने अनेक खतरों का सामना किया। अब उन्हें लग रहा था कि वह सफलता के बहुत करीब हैं। खतरों से जूझते हुए 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी। वहां 2 व्यक्ति साथ साथ नहीं खड़े हो सकते थे। वहां अंगदौर जी व लेखिका ने बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित किया, यानी फावड़े से बर्फ को खोदा और अपने खड़े होने का स्थान बनाया। क्यों? क्योंकि पर्वत की जो चोटी थी वो शंकु के आकार थी, वो ऊपर से ढालदार थी, वहां पर खड़ा होना नामुमकिन था। फिर उसने बर्फ पर अपना माथा लगाया और सागर माथा के ताज का चुंबन किया। सागर माथा यानी जहां से उसने चढ़ाई शुरू की थी, और उसका ताज क्या हुआ? एवरेस्ट की चोटी। उसका चुंबन किया। वह अपनी इस सफलता पर बहुत प्रसन्न हुई और वहीं बैठकर छोटी सी पूजा अर्चना की। उस समय उन्होंने अपने माँ बाप को याद किया तथा अंगदौर जी के प्रति भी आदर भावना प्रकट की, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था या इस लक्ष्य तक पहुंचाया था। लेखिका की इस सफलता को देखकर वे भी बहुत
पर्सन हुए। कुछ समय पश्चात सोनम पुलजर भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने लेखिका के फोटो लेने आरंभ किए। उनकी इस सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह लेखिका की इस अनूठी उपलब्धि के लिए उसके माता पिता को भी बधाई देना चाहते हैं। इस प्रकार बछेंद्री पाल इस पाठ के माध्यम से पाठकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि यदि व्यक्ति में धैर्य, हिम्मत और कठिनाइयों से जूझने की शक्ति है तो वह सफलता की चोटी पर पहुंच सकता है या अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, जैसे अभी आपने जाना कि लेखिका भारत की प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी और विश्व की यह 5वीं महिला थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। फिर मिलेंगे।